नमस्कार, मैं नीतू गुप्ता आज आपको सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करूँगी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व के संविधानों का विभाजन लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जिन देशों में है उन देशों में मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है। एक तरफ तो संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले देश और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सारे देशों ने इनका एक सम्मिलित रूप भी अपने देशों के अंदर अपना रखा है, लेकिन एक मोटे रूप में जो विभाजन किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है। मैंने आपको इस बारे में भी बताया था कि विश्व में संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्थापक प्रमुख देश ब्रिटेन माना जाता है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख स्थापक देश जो है वो अमेरिका को माना जाता है। ब्रिटेन ने विश्व को संवैधानिक परंपराओं के रूप में, संवैधानिक रीति रिवाजों के रूप में एक नई शासन व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत किया। ब्रिटेन विश्व का बहुत पुरातन या परंपरागत देश है। एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से धीरे धीरे करके लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई, और वो भी बिना किसी हिंसात्मक क्रांति के। ब्रिटेन विश्व का जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बहुत छोटा देश है, जिसमें कि ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि मुख्यतः 4 राज्य सम्मिलित हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। लेकिन इंग्लैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन की सभी तरह की गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक विकास का परिणाम से आशय क्या है कि किसी एक निर्धारित समय पे ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आवश्यकताएं होती गई, परंपराएं बदलती गई, वैसे वैसे संवैधानिक जो संस्थाएं उनका कभी निर्माण होता गया, या कुछ संस्थाएं स्वाभाविक रूप से वहाँ की व्यवस्था का हिस्सा बन गई। ब्रिटिश लोगों के स्वभाव ने उनके इन संवैधानिक परंपराओं की स्थापना में एक मुख्य योगदान दिया कि अपनी परंपराओं को मानते हुए ब्रिटिश लोग नवीन संस्थाओं को अपनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ब्रिटेन में कोई संविधान भी है या नहीं, ये भी विभिन्न विद्वानों के मध्य मतभेद का विषय है, क्योंकि कुछ ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ परंपरा और रीति रिवाजों का ही परिणाम है। जिसने जैसे कि डी टॉकविल एक राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने कि ब्रिटिश संविधान के विश्लेषण किया, और वो ये मानते हैं कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान है, तभी तो वहाँ की शासन व्यवस्था कार्य कर रही है। ब्रिटिश संविधान के विकास की तरीक़ों को या उसके स्रोत को पढ़ने से पहले मैं आपको मुख्य विशेषताएं जो हैं ब्रिटिश संविधान की, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। विश्व में संविधानों का जो निर्माण होता है वो या तो परंपराओं का परिणाम होता है, या फिर एक निर्धारित समय में एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तो ब्रिटिश संविधान अपने आप में इस आधार पर अनूठा माना जा सकता है कि ये विकास का परिणाम है। विकास का परिणाम से आशय क्या है कि सदियों के जो परंपराएं थी, जो आवश्यक परंपराएं थी, वो संविधान का हिस्सा बन गई, और जो कि संविधान के लिए आवश्यक नहीं थी वो परंपराएं स्वाभाविक रूप से ही समाप्त होती चली गई। तो ब्रिटिश संविधान की सबसे पहली विशेषता क्या है? विकसित संविधान। विकसित संविधान क्यों है? उस संदर्भ में ब्रिटेन के संविधान के लिए कहा जाता है कि ये 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है, और इसको एक तरह से एक संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है। संयोग और विवेक के शिशु से आशय क्या है कि कुछ ब्रिटिश संविधान के जो प्रावधान हैं वो स्वाभाविक उसका हिस्सा बन गए, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि आवश्यकता के अनुसार संविधान में समय समय पर या कानून बनाकर उनको संविधान का हिस्सा बनाया गया। ब्रिटिश संविधान अगर देखा जाए तो विश्व के संविधानों में सबसे अनूठा संविधान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संविधान की विशेषताएं ऐसी हैं जो कि अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती हैं। अधिकांश देशों के संविधान जो होते हैं वो लिखित संविधान होते हैं। लिखित संविधान किसे कहते हैं? संविधानों के 2 प्रकार होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं? जिस संविधान का निर्माण एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा किया जाता है, उसे हम
लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं? जिस देश के संविधान का कोई एक निर्धारित समय पर निर्माण नहीं होता है, बल्कि वो धीरे धीरे करके रीति रिवाजों, परंपराओं के अनुसार अपने आप को ढालता जाता है और फिर एक निश्चित मान्यताएं जो है वो शासन व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस मायने में ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए है कि इसका संविधान किसी निर्धारित संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है और ना ही इसमें कोई अनुच्छेद लिखे गए हैं। इसीलिए अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया कि डी टॉकविल एक वो संवैधानिक विश्लेषक है, वो ये मानते हैं कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई विशेषता नहीं है या संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगली इसकी संविधान विशेषता आती है लचीला संविधान। अब इस सवाल उठता है कि हम लचीला संविधान किसको कहते हैं? समय काल परिस्थितियों के अनुसार हर संविधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। संविधानों का निर्माण बहुत पहले हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जाती हैं, नए प्रावधानों की आवश्यकता संविधान में महसूस होने लगती है। तो उन आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संशोधन करने का जो तरीका है, उस आधार पर संविधानों का विभाजन दो भागों के अंदर किया जाता है। एक पहला होता है लचीला संविधान और दूसरा होता है कठोर संविधान। यानी जिस संविधान में संवैधानिक परिवर्तन या संवैधानिक नियम बनाने के लिए वही तरीका अपनाया जाता है जो कि सामान्य कानून बनाने के लिए अपनाया जाता है, उसको हम लचीला संविधान कहते हैं। यानी जिस संविधान में संशोधन परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाते हैं वो लचीला संविधान होता है, और जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है, यानी आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, उस संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। ब्रिटेन में संविधान में परिवर्तन, क्योंकि संविधान को एक निर्धारित वहाँ पे किताब के रूप में तो प्रस्तुत किया नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें वहाँ पे संशोधन करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। वहाँ पे साधारण कानून के द्वारा ही या साधारण संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही बड़े से बड़े कानून का निर्माण किया जा सकता है या उसको परिवर्तित किया जा सकता है। इस संशोधन प्रक्रिया के अनुसार अमेरिका का संविधान बहुत अधिक जटिल संविधान माना जाता है, जिसको कि हम कठोर संविधान कहते हैं, क्योंकि उसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और अब तक इतने वर्षों के इतिहास में अमेरिका के संविधान में 27-28 संवैधानिक संशोधन हुए हैं। अगली इसकी विशेषता आती है एकात्मक संविधान। अभी सवाल उठता है कि एकात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में दो तरह से शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता है। एक होता है एकात्मक शासन और दूसरा होता है संघात्मक शासन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। एकात्मक शासन किसे कहते हैं? जिसमें समस्त शक्तियों का केंद्रीयकरण केंद्र सरकार के हाथों में किया जाता है और केंद्र सरकार अपनी सुविधा के अनुसार शक्तियों का विभाजन करती है। यानी संविधान ब्रिटेन के संदर्भ से अलग हटकर अगर हम इसको एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का अंतर समझें तो एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिस संविधान में, जिस व्यवस्था में समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण केंद्र सरकार में किया जाता है। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। और केंद्र सरकार अपने अनुसार शक्तियों का विकेंद्रीकरण निचली इकाइयों में करती है, वो शासन व्यवस्था कौन सी कहलाती है? एकात्मक शासन कहलाती है। विश्व में ब्रिटेन जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे आदर्श रूप माना जाता है। और दूसरी तरफ कौन सी है? संघात्मक व्यवस्था, जो कि कहाँ पर हम देखते हैं? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है? इस व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य संविधान के माध्यम से शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया जाता है। यानी एकात्मक शासन व्यवस्था केंद्रीयकरण की मान्यता पर आधारित होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था शक्तियों के विकेंद्रीयकरण की व्यवस्था पर आधारित होती है। अगली इसकी विशेषता आती है पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। पैतृक तथा सीमित राजतंत्र से आशय क्या है?
जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ब्रिटेन के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था से आशय क्या है कि राजा का शासन हुआ करता था। 10वीं-11वीं शताब्दी में पूरी तरह से ब्रिटेन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे राजा की शक्तियाँ तो कमज़ोर होती गई, राजा की शक्तियाँ कम होती गई और संसद और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो है वो बढ़ती गई। लेकिन वहाँ पे इतना सब कुछ लोकतांत्रिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन राजा के पद को वहाँ पे समाप्त नहीं किया, क्योंकि राजा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ब्रिटिश लोग बहुत अधिक परंपरावादी माने जाते हैं और वो अपनी परंपराओं से बहुत अधिक लगाव रखते हैं, तो उन्हें तुरंत बदलने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका वहाँ पे क्या किया कि लोकतंत्र भी स्थापित हो गया और साथ ही साथ वहाँ पे राजा के अधिकारों को सीमित किया गया, जिससे एक बिल्कुल संयोग जो है, एक सहयोग का जो भाव है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठाने का प्रयास वहाँ पे किया गया। अगली विशेषता आती है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि ब्रिटेन विश्व में संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख प्रतिपादक देश माना जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाता है और अपने संपूर्ण कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ब्रिटेन में सरकार के इन अंगों में शक्तियों के विभाजन का स्वरूप देखें तो वहाँ पे व्यवस्थापिका कौन है? वहाँ की संसद है। कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद है। और न्यायपालिका कौन है? जो कि वहाँ पे न्यायपालिका का एक अलग स्वरूप है, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ब्रिटेन के अंदर समस्त जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद यानी व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कार्यपालिका अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जब तक व्यवस्थापिका में कार्यपालिका का आवश्यक बहुमत होता है तब तक वहाँ पे सरकार का काम चलता है, और जिस दिन सरकार का आवश्यक बहुमत समाप्त हो जाता है उस दिन कार्यपालिका को अपना पद त्यागना पड़ता है।